देखिए, इसमें जो पेपर 1 आता है उसका सिलेबस आप लोगों को क्लियर है? उसके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हिस्ट्री है। करंट किसी का सगा होता नहीं है, करंट में क्या पूछ देगा इसका रेंज जो है आपको पता नहीं, तो करंट को तैयारी तो लास्ट मोमेंट तक करना पड़ेगा, लेकिन हिस्ट्री फिक्स है। रंजन जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, नमस्ते। नमस्कार। ठीक है, आप अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, थोड़ी देर में और भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन एक साथ क्लासेज हो रही हैं, तो आप अपना साउंड ऑफ करके बातों को सुनिए, ठीक है ना? अपना माइक ऑफ कर लीजिए, फिर कोई क्वेरी होगी तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो इसमें जो 3 सेगमेंट है ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि एक इसमें फिक्स सेगमेंट है। जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है पेपर 1 में, वह सेगमेंट क्या है कि यदि उसको आपने ढंग से कर लिया तो उसमें कुछ बदलना नहीं है। तो हिस्ट्री क्या है? जो बीत गया है और जो फिर से दोहराया नहीं जाएगा, वही ना इतिहास है। तो इतिहास का जो आपका सेगमेंट है वह फिर से रिपीट नहीं होगा। तो उसमें एक बार जो चीज़ें फिक्स हो गई हैं, एक मिनट, कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जॉनसन राज, ये आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या कहीं पर? राज जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। चलिए, तो ये जो 3 सेगमेंट है इसमें, तो 3 सेगमेंट में एक तो 72 मार्क्स का है स्टैट्स। इसकी प्रैक्टिस आप लोग शुरू कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? बनाते हैं? कल मैंने 2 बातें बताई थी, उसको फिर बार बार हम 2-3 दिन तक रिपीट करते रहेंगे। हो सकता है 7 दिन तक रिपीट करें, लेकिन उसके बाद रिपीट नहीं करेंगे, 7 दिन तक करेंगे। पहला क्या है? रोज़ 20 पेज राइटिंग। यदि क्वालिफाई करना है तो आप कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए, तबीयत खराब हो तब भी, बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो तो भी, आपको 20 पेज रोज़ लिखना है। और 20 पेज यदि रोज़ लिखेंगे तो क्यों गड़बड़ बात लिखेंगे? सही बात लिखेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ अपने नोट्स की बात लिखेंगे, काम की बात लिखेंगे। तो यह मैंडेटरी है। क्या है? इसको कहते हैं स्टैंडिंग रूल। इसको आपको फॉलो करना है। यानी आज एक डेट जाके एक सादे कॉपी पर इस तरह की मोटी कॉपी ले लीजिए, ठीक है, और पूरा एकदम इसको, जैसे है ना प्लेन पेपर जिसमें हो, इस पर एक डेट लिख दीजिए और 20 पेज उसमें लिखिए, ठीक है, फिक्स। उसके बाद 35 मिनट्स स्टैट्स बनाना है, DI 35 मिनट, वो भी डेट लिख के एकदम बच्चे की तरह काम कीजिए। क्योंकि ज्ञान की पहली शर्त है अबोधता, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अबोध बन के काम कीजिए, ज्ञानी तो सब मिल जाएंगे, ठीक है ना? श्रद्धा से इसको कीजिए। क्या करना है? 20 पेज रोज लिखना है। क्योंकि देखिए, लास्ट मोमेंट में हो सकता है कि आपको 10 क्वेश्चन हम बता दें, यही 10 क्वेश्चन आएगा और आप 10 क्वेश्चन रट जाइएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपसे लिखाएगा परीक्षा हॉल में, तो जो काम तब नहीं हो सकता उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी होगी। तो यह 20 पेज आप रोज़ लिखेंगे और स्टैट्स रोज़ बनाएंगे, तो 72 मार्क्स का इधर हो जाएगा आपका तैयारी, ठीक है। अब बच गया आपका तीसरा सेगमेंट हिस्ट्री वाला। उसको हम लोग एक एक क्वेश्चन करके रोज़ कवर करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत है, फिर उसके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसमें देखेंगे आपकी वर्तनी का क्या हिसाब किताब है, आप कंटेंट को कैसा लिख रहे हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पटना कलम से। पटना कलम, अब क्या है कि देखिए, कला के बहुत सारे रूप हैं। वास्तुकला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, कई कला हैं। तो जब राजा का दौर था, अब ना शासन प्रशासन संविधान के द्वारा शासित होता है, पहले क्या था? राजतंत्र था। तो राजतंत्र में जैसा राजा का स्वभाव वैसे प्रजा के अंदर प्रवृत्ति। क्या हुआ? जैसा राजा का स्वभाव वैसे प्रजा की प्रवृत्ति। यदि अशोक कला प्रिय है तो उसके यहाँ मौर्य में कला का विकास होगा। यदि गुप्त में धर्म अवलंबी लोग ज़्यादा हैं तो धार्मिक स्थापत्य का विकास बेहतर होगा।
यदि हम मुगल में आते हैं तो वहाँ पर यदि उनको बड़े बड़े विशाल भवनों की ज़रूरत है या लगता है कि उनके अंदर वैसी सोच है, तो उस तरह की कला का विकास मुगल कला में देखने को मिला, जिसमें कि वास्तुकला का विशेष आधान देखने को मिला। तो यह प्रवृत्ति क्या है, राजा का मैनिफेस्टेशन है। इसको क्या कहते हैं, टिकल डाउन थ्योरी की तरह आता है। ऊपर में राजा की जैसी सोच होगी, नीचे में वैसा होगा। ऐसे ही क्रम में चलता चलता औरंगजेब एक शासक आया। किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र। औरंगजेब मुगल काल में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक रहा। आज मोदी जी 5 दूनी 10 साल रहे हैं तो सब लोग परेशान हो गए हैं कि भाई मोदी को हटाना है, किसी और को लाना है ना। चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी को हटाना है। तो 5-10 साल भी लोग एक दूसरे को बर्दाश्त, अच्छा काम करने के बावजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे बुरे की परिभाषा भी कई बार डिबेटेबल होती है। एक ही आदमी हर काम अच्छा नहीं कर सकता और एक ही आदमी हर काम खराब भी नहीं कर सकता। तो लोकतंत्र में तो इसकी सहूलियत है ही ना, लेकिन शीर्ष पे बैठे हुए लोग छोटी भी गलती करते हैं तो उसका खामियाजा बड़ा होता है। हम गलती करें क्या दिखे, गांधी जी से छोटी सी गलती होगी तो उसका देश खामियाजा भुगत सकता है। तो क्या हुआ कि जब औरंगजेब सत्ता में आया तो औरंगजेब को कला से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वह सुन्नी मुसलमान था। शिया और सुन्नी तो होते हैं ना, तो वह कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान था। और खनकाह जो है, जो खनकाह कहते हैं वहाँ जहाँ दरगाह पर जहाँ पर म्यूजिक बजता था उसको खनकाह बोलते थे। तो इन जगहों को वह बैन करता था कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। आप सिंपल कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, ये सब ठीक है, हम इसके, वो भी खुद पढ़ता था। और दूसरा एक एंगल था कि वो अपने मतलब जो कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से वो अपने जीवन को फॉलो करता था। तो चाहता था कि सब लोग वैसा ही करें। तो जब तक राज प्रश्रय नहीं मिलेगा किसी भी कला को तो उसका विकास होगा। मान लीजिए कालिदास किसी के सभा में है तो कालिदास अपना बोल रहे हैं वाह 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 हो रहा है, तो कालिदास और लिख रहे हैं कि खूब मोहर मिलेगा, ठीक है। तुलसीदास आए, तानसेन आए, वाह वाह, अकबर के समय में तो खूब विकास हुआ तानसेन का। लेकिन इसके समय में वो अवरुद्ध हुआ, रोका गया या फिर डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि ये रहा कितने साल? 50 साल से ऊपर। यानी 1658 में मोटा मोटी आया था ये, और 1707 में इसकी मृत्यु होती है औरंगजेब की, है ना। तो इतने लंबे समय तक कोई शासक रहा और उसकी प्रवृत्ति कला के अपोजिट हो तो इस कला तो ये होगा। लेकिन अब जिसके अंदर जुनूनी है कला का, तो आप उसको बोल दीजिए कि तुम मत गाओ तो चुप हो जाएगा, गाएगा, छुप के गाएगा, कहीं और चल जाएगा। तो क्या हुआ कि जिसको जहाँ जहाँ मौका मिला किसी और के पास चला जाएगा कि भैया देखिए उसके पास तो हम 2000 रुपये लेते थे, आप 1000 दीजिए ना, आपके यहाँ गाएंगे, होगा ना। तो इस कंसेप्ट को समझिए कि एक जगह कला को अवरुद्ध किया गया, वह है दिल्ली, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि कलाकार प्रस्थान करेंगे, कुछ यहीं तक आगे रुक जाएंगे, कुछ इसके आगे भी जाएंगे, कुछ यहीं रुक जाएंगे, कुछ इसके आगे भी जाएंगे। तो क्या होगा? क्षेत्रीय कला का विकास होगा। अब कोई गया ग्वालियर, मान लीजिए इधर से पहुंचा तो ग्वालियर गया, तो क्या बन जाएगा? ग्वालियर घराना। कुछ कलाकार आ गए बनारस, तो क्या बन जाएगा? बनारस घराना। कुछ आ गए जौनपुर, तो वहाँ जौनपुर घराना बन। कुछ आ गए आपको पटना, तो बन गया पटना कलम। तो कुछ नोट्स करना तो लिख लीजिए। अब 17वीं शताब्दी में यदि एक भी साल जुड़ जाता है, यानी 1701 होता है, तो इसको 18वीं शताब्दी लिखते हैं, है ना। तो लिखिए 18वीं शताब्दी के मध्य में, यानी औरंगजेब के जाने के बाद आश्रयहीन चित्रकारों का समूह कला के लिए, कला प्रदर्शन के लिए उचित माहौल की तलाश में पटना आया। इससे पटना में एक विशेष प्रकार की
कला श्रेणी का उद्भव हुआ जिसे पटना कलम कहा गया। अब यह मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रो कर दिया कि कैसे, इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए तो यह आपका पहला पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। एक लाइन और लिख लीजिए कि इस कला का कालखंड 1750 से 1960 तक माना जाता है। अब इसमें लगभग लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यह तो मैंने लिखा दिया। अब 5 लोग आप हैं, 10 लोग 20 लोग इस पे सुन रहे हैं, 1000 लोग यूट्यूब पे देखेंगे इस बात को, तो सब यदि यही लाइन लिख देंगे तो सबका नंबर एक ही आएगा, और सब लोग एक ही जैसा लिखेंगे तो सबका नंबर एक ही नहीं आएगा, एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ आपको अपनी कला दिखानी कि क्या क्या दिखाना। कंटेंट आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब भाषा के स्तर पर आपको उसको अपना बनाना है। जैसे मान लीजिए आखिरी है, हम आखिरी लाइन लिखवाए थे ना, कि आखिरी लाइन पढ़िए, क्या लिखवाए थे? तो आप इसको हर आदमी एक अलग सेंटेंस में बोलने का प्रयास कीजिए इसी बात को। जैसे इस कला का कालखंड, एकदम सिंपल सेंटेंस है, इस कला का कालखंड यहाँ से यहाँ तक था, इसको बोलना है अलग भाषा में। आप बोले लगभग एक ही जैसा है, नहीं बदल रहा है, बदल रहा है, तीनों का एक ही रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए मनोज, आप बोलिए। विकास कीजिए। देखिए हम बोलते हैं एक 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 सेंटेंस हम बोलते हैं, फिर एक आप और बोलिएगा। जैसे बोलिए। उपयुक्त कला 18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक कुछ बेहतर हुआ, ठीक है। आप ऐसे लिखिए जैसे आप करें ना, विकास है, बोलिए ऐसी प्रवृत्ति, यानी कि अलग तरह से कला, ऐसी प्रवृत्ति, मतलब ये जो पटना कलम जो लिख रहे हैं ना, ऐसी प्रवृत्ति 17वीं मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होकर इस समय तक बनी रही। नहीं हुआ? ऐसी प्रवृत्ति इस समय तक प्रमुखता से देखी गई। यह ऐसी प्रवृत्ति इतने समय तक प्रचलन में रही, ठीक है। 50 तरीके से इसी को बुला सकता है। एक सेंटेंस आपको बता रहे, देखिए आपको लगेगा ना कि हम पढ़ा रहे हैं क्या, अचानक क्या बता रहे हैं, लेकिन हम आपके अंदर उसका विकास करेंगे। गारंटीड है, आपको लिखना सिखा देंगे, भाषा पर विशेष पकड़ हो जाएगी। और मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग इन योर टर्म्स, क्योंकि एक ही बात हर जगह लिखी हुई है, तो आदमी क्या करता है, सबसे आसान है रट लेना और लिख देना। तो वैसा ही कॉपी आता है, सबको एक ही जैसा नंबर आ जाता है, ठीक है। जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो सिंपल वाक्य है, राजा दशरथ की। अब एक वाक्य है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी, इसमें से कितना पीटी का सवाल बन सकता है? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ के पुत्र। पहला सवाल, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, तो एक सवाल है। पुत्र तो इसमें नहीं आएगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, किसकी 3 रानियां थी, सबसे पहला सवाल तो यही है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे करके चीज़ों को अलग तरीके से देखना और भाषाई तौर पर उसको अलग तरीके से बोलना, यही मेंस है। आगे चलिए। तो क्या है कि इसका क्षेत्र तो आप समझ गए, पटना आया कहाँ से, तो वहाँ से। तो क्या कीजिएगा, जब आंसर लिखिएगा ना, तो यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पे से करके ऐसे दिखाते हुए इधर करके, और यहाँ पटना, यहाँ जौनपुर, हल्का फुल्का दिखा दीजिएगा, इसी में आपका एक ग्राफ बन जाएगा। छोटा सा कहीं साइड में नहीं हो जाएगा। इससे उसकी पलायन की प्रवृत्ति और क्षेत्र का विस्तार और उद्गम का स्थल तीनों दिख जाएगा, इतिहास भूगोल सब। दिल्ली से डायरेक्ट पटना हाँ, पढ़े थे कि वहाँ से मतलब बंगाल है, बंगाल में सुचारू वो ठीक है, वो पाल कल आएगा तो फिर उसमें समझाएंगे आपको। लेकिन आप इसको बताएंगे कि ये यहाँ से है और यह मूल कहाँ क्षेत्र है, ये यहाँ पर दिल्ली है, और उसके बाद तो फिर सब यहीं का कलाकार है।
कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ वहाँ गए, कुछ यहाँ पर आए। तो मान लीजिए बंगाल में पहले कोशिश किया कि हमको वहीं मिल जाए आश्रय, वहाँ नहीं मिला तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही दीवानी थी ना, तो एक ही चीज़। उड़ीसा में भी है ना, तो पटना कलम का लगेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक ही पेरिफेरल एरिया है। ठीक है, तो एक इसका कालखंड आपको क्लियर हो गया, एक क्षेत्र क्लियर हो गया, दो चीज़ क्लियर है। कारण, उद्भव का कारण भी क्लियर हो गया। मात्र अभी 4-5 लाइन लिखे हैं, 3 चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होगी। इस अध्ययन को चिंतन और मनन से जोड़ना है। आगे बढ़िए। इसमें किस चीज़ का प्रभाव, यदि एक लाइन में पूछना हो तो किस चीज़ का प्रभाव सबसे ज़्यादा था? आंचलिकता का। किस चीज़ का? लोकल ट्रेड्स का, स्थानीय प्रवृत्ति का। तो आंचलिकता, स्थानीय प्रवृत्ति, जमीन से जुड़ा हुआ, जो भी शब्द लिखें आपको समझना क्या है कि लोकल इम्पैक्ट था। भारत एवं बिहार की कला में पटना कलम आंचलिकता से प्रभावित थी, लिख लीजिए। मतलब कला में यदि देखा जाए, बात कला परंपरा की बात की जाए, जहाँ तक कला परंपरा की बात है, पटना कलम आंचलिकता से प्रभावित थी। लंबे समय तक तो यह प्रभावित तरीके से भारत, मतलब कि इस क्षेत्र में बना ही रहा, लेकिन वर्तमान में भी सरकार ने इस महत्वपूर्ण कला के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए हैं। ठीक है, क्या प्रयास किया, कुछ आप लोग इन्फॉर्मेशन है? बिहार सरकार ने 2010 में एक कैलेंडर जारी किया जिसमें पटना कलम के चित्रों का प्रयोग किया गया था। तो बिहार सरकार के एक कैलेंडर में पटना कलम के चित्रों का प्रयोग होना इस कला संस्कृति के उत्थान के लिए और प्रचार पे, दो चीज़ है, एक है प्रचार प्रसार और दूसरा उसके संरक्षण, दोनों के लिए बिहार सरकार की प्रवृत्ति इससे देखी गई। ठीक है, आप भाषा जो लिख लीजिए। उदाहरण क्या है? 2010 में कैलेंडर बनाना बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, मिश्रित शैली है, इसकी शैली कैसी है? मिश्रित शैली है। हाँ, अब इसका अलग पॉइंट लिखिए। देखिए, बीपीएससी और यूपीएससी में कहाँ फ़र्क है? हम यूपीएससी का भी मेंस आप देंगे। यूपीएससी में हम क्या करते हैं? पैराग्राफ लिखते हैं, फिर एक पैराग्राफ लिखते हैं, अगली बात आती है, फिर पैराग्राफ लिखते हैं, और ऐसे ही छोटा बड़ा पैराग्राफ लिखते हुए हम इसको अंत करते हैं। यह प्रवृत्ति है यूपीएससी की। बीपीएससी में ऐसे लिख दीजिएगा तो कम नंबर आएंगे। यहाँ क्या है? आप यहाँ इंट्रो लिखे, फिर पॉइंट 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 1 2 3 आप लिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉइंट देते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एग्जामिनर देखते हैं कि भाई इन्होंने इसी मैटर पर 10 पॉइंट लिखा, 20 पॉइंट लिखा, हर पॉइंट पे आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम पॉइंट वाली शैली में ही आपको बता रहे हैं। एक पॉइंट हो गया इसका 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा उसका परिवेश, उस समय का क्या माहौल था। पहला पॉइंट हो जाएगा परिवेश। हाँ, चूँकि हम अब इसकी विशेषता पे जाएंगे ना, तो विशेषता में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? उस समय का परिवेश। फिर दूसरी विशेषता क्या है इसकी? मिश्रित शैली, जो आपको मैंने बताया था। तीसरी विशेषता क्या है? क्षेत्रीय विस्तार। अब थोड़ा सा उस पर दिखेंगे। चौथी विशेषता क्या है? चित्रों की प्रकृति, अवस्थिति, यानी कहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार। फिर उसके बाद है चित्रों की अवस्थिति। अब चित्र अवस्थिति मतलब कि अवस्थित होने में तो कहाँ बना चित्र? बोर्ड पे बना, किसी चीज़ पे बना, कागज़ पे बना, ताम्रपत्र पे बना, किस चीज़ पे बना? पत्थर पे बना। फिर बना तो क्या बना? विषय वस्तु। अगला विशेषता क्या है? उसकी विषय वस्तु की जो अन्यतम विशेषता। देखिए, विशेषता क्या होता है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 3 चीज़ हर जगह कॉमन है। एक चौथी प्रवृत्ति है जो यहाँ नहीं है, तो ये इसकी अन्यतम विशेषता है। एक्सक्लूसिव फीचर, स्पेशल फीचर। ठीक है ना, जो केवल और केवल इसी में पाया जाए वही एक्सक्लूसिव है, और जो सब में पाया जाए वो कॉमन विशेषता है। ठीक है, तो लिखिए विषय वस्तु। अगला विशेषता है विषय वस्तु, और उसके बाद है उसके निर्माण की प्रक्रिया, कि उसमें कैसा ब्रश लिया, घोड़ा का बाल लिया कि सुअर का बाल लिया, है ना, बकरी का बाल लिया कि
गिलहरी का बाल लिया, ब्रश से बनाया कि पेंसिल से बनाया, ऑयल पेंट का यूज़ किया या कैनवास का यूज़ किया, ठीक है। तो यह हो गया विषय वस्तु। फिर उसके निर्माण की प्रक्रिया और रंगों का प्रयोग। लास्ट में उपसंहार का विविधता, लास्ट में लिख दिया विविधता। चित्र जो है ना एक जैसे नहीं है, विविध तरीके के चित्र हैं, ठीक है। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस कलम का विकास होने का कारण क्या है बताइए? परिवेश तो वही ना जन्म लेगा। खुद ही कमज़ोर थे, उनको अपना ही फंड ही नहीं था, विलासी थे, उल्लू जानदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला से होते हुए बहादुर शाह जफर तक। बहादुर शाह जफर आखिरी शासक थे। तो प्रवृत्ति क्या रही? संरक्षक ही कमज़ोर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो लिखिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का अभाव। परिवेश में क्या नया चीज़ आ गया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद लिखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति में अभाव आया। तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति में अभाव आएगा तो क्षेत्रीय तत्वों का विकास होगा, है ना। हिस्ट्री का जो क्लास मैंने लिया था उसे बताया था ना कि देखिए पहले सत्ता कैसे चलता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य, फिर जब ये इसका प्रकर्ष आएगा, चरम पॉइंट आएगा, तो फिर ये नीचे आएगा और फिर नीचे आके ढलान पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपने चरम पर, लेकिन जब चरम पे पहुँचेगी वहीं से ढलान आएगा। तो क्या होगा? क्षेत्रीय प्रवृत्ति का विकास। तो फिर छोटे छोटे राज्य बनेंगे, कण्व आएंगे, शुंग आएंगे, सातवाहन आएगा, यही सब आएगा। फिर क्या होगा? गुप्ता आएगा, फिर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी और शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। फिर 5-7 साल चलेगा, फिर यहाँ अब क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के समय तक आते आते फिर नीचे आ जाएगा। फिर 400 साल, 800 से 1200 ईस्वी, कब से कब तक? 800 से 1200। क्या कहा जाएगा? क्षेत्रीय उदय, यही ना कहते हैं हम लोग, क्षेत्रीय सत्ता का उदय। फिर आ जाएगा इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, और 326 साल, कब से कब तक? 1200 से लेके 1526 तक, ठीक है, नहीं 1526 तक सल्तनत काल। 320 साल का इतिहास है। 1206 से 1500, 320 साल का इतिहास है। 320 साल में 32 सुल्तान और एक सुल्ताना, यही ना थे। 5 राजवंश, कितने राजवंश? 5 राजवंश, 32 सुल्तान और एक सुल्ताना, रजिया सुल्ताना का शासन रहा। तो यह फिर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, अलाउद्दीन का बाजार का नियम और तमाम बलबन का मजबूती से शासन करना, और फिरोज शाह तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक के तरह तरह के अभियान, ये सब इस बीच की प्रवृत्ति रही। इससे भी मजबूत पहली बार हुआ कि मजबूत गिरा, लोधी उदी के समय आते तक कमज़ोर हो गए। कुछ कमज़ोर शासक भी आए। कौन कौन? खिज्र खां, मलिक काफूर जैसे शासक भी इसमें आए, यानी कि जिनको कहा गया कि वो न पुरुष थे न स्त्री थे। तो ऐसी प्रवृत्ति रही। लेकिन 26 में क्या हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ और एक मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति फिर आई। जो ढलान आया फिर उठान पे गया, और फिर जब जाएगा तो क्षेत्रीयता का विकास होगा। कब? 1707 के बाद। तो यह इतिहास क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। ध्यान रखिएगा कि जिसके काल में सबसे ऊपर जाएगा अवनति वहीं से शुरू होगी। तो यदि सल्तनत काल में सबसे ऊंचाई प्राप्त करने की बात की जाए तो किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का अभाव औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हुआ और उससे क्षेत्रीय तत्वों का विकास हुआ। दोनों बात लिख ली है। चलिए आगे बढ़िए। तो इसलिए क्या हुआ कि उस समय चित्रकला की एक नई शैली का विकास। निशांत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हम लोग पटना कलम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप सुनते रहिए। हम लोग पटना कलम के बारे में जान रहे हैं, कब से कब शुरू हुआ, क्या इसके क्षेत्रीय तत्व रहे, ठीक है। तो इस कला के कुछ अन्य नाम भी पड़े, पता है? पटना कलम के कुछ और भी नाम थे, जैसे कंपनी शैली। क्या कहते थे इसको? कंपनी शैली।
इसमें काजली स्याही का प्रयोग होता था, इसलिए इसको क्या कहते थे? काजली स्याही शैली। लिख लीजिए, इसको अपनी तरह से भाषा में डालना है। कल आपको एक छोटा आंसर इस पर लिख के लाना है, कॉम्पैक्ट, ठीक है। इस शैली का एक तीसरा नाम भी पड़ा, पटना शैली का, पटना कलम शैली का एक तीसरा नाम क्या था? तीसरा या चौथा नाम, 3 नाम हो गए ना। पटना कलम पहला नाम, दूसरा नाम कंपनी शैली, और तीसरा नाम काजली स्याही शैली, और चौथा नाम पुरुषों की चित्रकला शैली। चौथी शैली क्या थी? पुरुषों की चित्रकला शैली। पुरुषों की चित्रकला शैली, क्योंकि इसमें अधिकांश जो चित्रकार थे वो पुरुष थे, तो इसको पुरुषों की चित्रकला शैली भी कहते हैं। अब चूंकि यह जो कहीं भी मान लीजिए आपके अंदर कोई गुण है और आप जाके कहीं और दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वह गुण दोष तो नहीं बन जाएगा और उसको पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। आपको मुगल तरीके से गाने आता है तो पटना में आइएगा और ब्रिटिश के प्रभाव में आ जाइएगा, तो आप ब्रिटिश वाला भी सीख लीजिएगा। तो बप्पी लहरी जब थे तो ये क्या करते थे, उसमें यूट्यूब तो था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो ये विदेशों में जाते थे, वहाँ तरह तरह की चीज़ों को देखते थे, और जब यहाँ आते थे तो रंबा हो इस तरह का गाना ये बनाते थे। वहाँ देख के, अब यहाँ का आदमी तो रंबा हो देखा ही नहीं है, तो कुछ शैली वहाँ की और कुछ शैली यहाँ का मिला दिए तो खूब बढ़िया म्यूजिक बन जाता था। लोगों को लगता था बप्पी लहरी तो गर्दा उड़ा दिए। तो ठीक है ना, अपने तरीके से मिक्स एंड मैच, आज भी तो उसी को फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन म्यूजिक क्या है? इफ़ यू मिक्स वन थिंग फ्रॉम अनदर दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो यह मिश्रित शैली इसी को कहते हैं। मुगल शैली के भी तत्व बने रहे और क्षेत्रीय तत्व भी उसमें जुड़े, जिसमें ब्रिटिश का प्रभाव रहा, इसी को कहते हैं पटना कलम की मिश्रित शैली। लिखिए, यह लघु चित्रकला की शैली थी और यह एक मिश्रित चित्रकला शैली थी। लघु चित्रकला और मिश्रित चित्रकला शैली। तो मिश्रित कैसे? क्योंकि इसमें स्थानीय शैली के साथ मुगल शैली, यह एक मिश्रित शैली है जिसमें मुगल कला शैली का प्रभाव है और स्थानीय शैली का प्रभाव है, और तीसरी शैली जिसका प्रभाव है वह ब्रिटिश शैली का प्रभाव है। तीनों लिख लीजिएगा। जैसे इनके जितना भी पटना कलम का जो बॉर्डर देखिएगा ना, तो मुगल के भी कला में जो बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है और पटना कलम में भी जो बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, वह दोनों एकदम समानता का तत्व लिए हुए हैं। तो मुगल शैली का प्रभाव ऐसे तो हर जगह देखा जा रहा है, लेकिन प्रोमिनेंटली किस में देखा जाता है? बॉर्डर्स में। जो पहाड़ होता है ना, ये जो पट्टी बनाते हैं उसमें, ठीक है। सेम नहीं है, जैसे कि उसका मतलब उससे कॉपी किया, पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। लेकिन बॉर्डर में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या किया कि तरीका तो लिया, लेकिन पृष्ठभूमि जो है वह बदल दिया, तो एक क्षेत्रीय शैली आ गई। बॉर्डर लिया, वो मुगल के में भी बॉर्डर था, लेकिन पृष्ठभूमि में बदलाव कर दिया, तो शैली क्या हो गई? मिश्रित हो गई, ठीक है। और वहाँ पर जन सामान्य का प्रयोग ज़्यादा नहीं था। मुगल में स्थानीयता का प्रयोग ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें क्या है? स्थानीयता का समावेश किया गया, तो दोनों का मिक्सचर हो गया, मिश्रित। उसमें राजशाही तत्व थे, यहाँ पर क्षेत्रीयता, जन सामान्य के जो डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको प्रयोग किया गया। तो मिश्रित शैली, उसमें लिखना है कि यह मिश्रित शैली थी, मुगल, ब्रिटिश और स्थानीय, तीनों का मिश्रण था। क्षेत्रीय विस्तार, तो उसमें क्षेत्र का नाम लिखिए। क्षेत्रीय विस्तार इसकी एक विशेषता है। तो क्षेत्र कौन कौन से थे? दानापुर, आरा, ये सब नाम याद रख लीजिएगा। दानापुर, आरा, लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, मच्छर हट्टा, मुगलपुरा, ऐसे मुगलपुरा, ऐसे क्षेत्र इसके रहे। मतलब कि देखिएगा तो गंगा के नीचे ही है सब कुछ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बिहार का एक चित्र बना के, गंगा नदी बना के, उसके नीचे एक छोटा सा बना के दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये क्षेत्र था। मतलब परीक्षा में ऐसे दिखाने के लिए कि क्षेत्रीय विस्तार को, क्षेत्र क्या है? भूगोल का पाठ है ना, तो भूगोल को दिखाने के लिए मानचित्र दिखा दीजिए, थोड़ा सा आपका ग्राफ हो जाएगा। अब चित्र जो है अवस्थिति, अवस्थिति मतलब बनाए किस चीज़ पर गए। एक धातु पर है तो एक धातु, इसमें कई चीज़ों का प्रयोग किया गया, तो सबका नाम लिख लीजिए। कागज पर भी बनाए गए हैं, किस पर? हाँ, आप ऐसे करके मान लीजिए बिहार का नक्शा है तो ऐसे ऐसे बिहार बनाइए, गंगा बना दिए, और इस जगह पर इसका विकास,
ठीक है, तो लिखिए कागज, अबरख, कागज, अबरख, हाथी दांत, सीसा, धातु, तात तथा सिल्क। सिल्क के कपड़ों पर भी बनाए जाते थे। तो अवस्थिति हो गया। अभी तक आपने क्या देखा? कालखंड, क्षेत्रीय विस्तार, मिश्रित शैली और चित्रों की अवस्थिति। अब आइए विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या हमने बार बार 2-3 बार रिपीट किया है कि सामान्य जनजीवन इसकी विषय वस्तु थे। क्या विषय वस्तु था? कंटेंट क्या था? सामान्य जनजीवन। सामान्य जनजीवन में क्या है? जैसे कि लकड़ी चीरता हुआ बढ़ई। देखिए कंटेंट इसका पहला, लकड़ी चीरता हुआ बढ़ई, लकड़ी चीरता हुआ बढ़ई। मछली बेचती औरत, मछली बेचती औरत। ये सब इसके विषय वस्तु थे। ऐसे कई विषय वस्तु हैं, आप चाहें तो पटना कलम का विषय वस्तु क्या है? सामान्य जनजीवन। इसके 2-3 उदाहरण मैंने बताया आपको। एक क्या है? बढ़ई। ऐसे ही कई और भी उदाहरण हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, कुछ उदाहरण आपको और भी मिल जाए। फिर क्या है? इसमें अलग अलग विषय वस्तु है। एक तो हो गया नॉर्मल, क्या काम कर रहा है। मछली बेचना और लकड़ी चीरना क्या है? कॉमन आदमी का काम है। वैसे ही पर्व त्यौहार भी कॉमन आदमी मनाता है, जैसे तीज त्यौहार, दिवाली, होली। इन सब यानी उल्लास को प्रदर्शित करते हुए पर्वों का भी जिक्र है। क्या है? मानवीय उल्लास को प्रदर्शित करते हुए होली, दिवाली जैसे पर्व का जिक्र भी पटना कलम में है। होली, दिवाली का, होली प्रदर्शित करने वाले पर्वों का जिक्र। चित्रण, जिक्र क्या? चित्रण प्रदर्शित करने वाले, यानी जिससे मनुष्य की खुशी जाहिर हो। होली, दिवाली। तीसरा क्या है? खेल तमाशा। देखिएगा कि पटना कलम के बहुत सारे चित्रों में मदारी का खेल, सांप सपेरा का खेल, नट का खेल और तमाशा दिखाने वालों का खेल, ये सब है। सपेरा, तमाशा दिखाने वाले, इन सब खेल तमाशाओं का जिक्र इसमें है। ठीक है। श्रमिक वर्गों का भी जिक्र है। श्रमिक भी आम जनजीवन से संबंधित है, जैसे कि धोबी, नाई, कहार, मिस्त्री, इन सब का जिक्र पटना कलम में है। आवागमन के साधनों का भी जिक्र है, जो उस समय प्रचलित आवागमन के साधन यानी कि कम्युनिकेशन के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी रहे हों, उनका जिक्र है। जैसे बैलगाड़ी, एक्का, पालकी। ठीक है, बैलगाड़ी, एक्का और पालकी। फिर कुछ खूबसूरत चीज़ों का भी जिक्र है, जैसे फूल पत्ती, पक्षी, जिसे जीवन की खूबसूरती को दिखाया जा सके। कुछ आध्यात्मिक चीज़ों का भी जिक्र है, जैसे साधु संत, और भी स्थानीयता को दिखाने वाली है, मतलब कि लोकल कैरेक्टर को उभारने वाली, लोकल मतलब आम आदमी के जीवन में जो चीज़ हो रहा है उसको उभारने वाले चित्र बनाए गए। इतने उदाहरण बहुत हैं। ठीक है, चलिए इसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे बनता है। साधु संत आध्यात्मिक धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो निर्माण की प्रक्रिया में तुलिका का प्रयोग करते थे। हाँ, तुलिका मतलब क्या होता है? ब्रश। ठीक है, यानी पेंसिल नहीं, यदि आउटलाइन भी बनाना है ना तो ब्रश से बनाते थे। रंग और कागज का प्रयोग करते थे। अब तुलिका निर्माण की प्रक्रिया में तुलिका, रंग और कागज का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब पतली तुलिका बनानी, एकदम शार्प लिखना है तो क्या किसकी तुलिका लेंगे? गिलहरी के बाल की तुलिका। पतली के लिए, फाइन लाइन के लिए क्या करेंगे? गिलहरी के बाल की तुलिका बनाएंगे। और यदि थोड़ा सा मोटा करना है तो बकरी के बाल का बनाएंगे। तो गिलहरी के बाल से पतला लाइन, थोड़ा सा मोटा करना है तो बकरी के
पूंछ का या फिर जो उनके बाल होते हैं उसको यूज़ करते थे। और ज़्यादा मोटा करना है तो भैंस के बाल और सूअर के बाल का भी प्रयोग पटना कलम में किया। तो पटना कलम में 4 जानवरों के और भी कई जानवरों के, घोड़े के बाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 4 का प्रोमिनेंटली है, गिलहरी, बकरी, भैंस और सूअर। बारीकी पर खास ध्यान दिया जाता है। पटना कलम के चित्रों में बारीकी पर खास ध्यान दिया। बारीकी मतलब शार्पनेस। जैसे यदि इसके पक्षी का चित्र देखिएगा, जो पक्षी यानी बर्ड्स का जो चित्र बनता था उसमें इतना ज़्यादा शार्पनेस है कि पंख का रोंवा तक बनाया जाता था। पंख में रोंवा जो है वह भी दिखता है, इतना शार्पनेस है। ठीक है, तो पटना कलम के चित्रों में शार्पनेस पर विशेष जोर, बारीकी पर विशेष बल। और उसका उदाहरण क्या है कि जो पक्षियों के चित्र बने हैं उसमें पंख और रोए तक स्पष्ट हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें पेंसिल का प्रयोग नहीं करते थे। आरेख मतलब आउटलाइन, आरेख मतलब आउटलाइन। तो आउटलाइन का प्रयोग तुलिका से ही किया जाता था। आउटलाइन का ये इसका विशेषता, इसको जरूर लिखिएगा। आरेख का प्रयोग पेंसिल से न करके तुलिका से करते थे। ठीक है, आरेख का प्रयोग, ब्रश, हाँ ठीक है। रंगों का प्रयोग भी जो है ना प्राकृतिक चीज़ों से करते थे, प्राकृतिक रंगों का। और रंगों का प्रवृत्ति कैसा था, तो शांत और सौम्य रंगों का प्रयोग करते थे। कैसा रंग, शांत और सौम्य रंगों का प्रयोग करते थे। कैसे, जैसे लाल रंग के लिए हरसिंगार का प्रयोग करते थे, लिख लीजिए, लाल के लिए हरसिंगार, पीला के लिए हल्दी, नीला के लिए लाजवर्द, लाल के लिए हरसिंगार, पीला के लिए हल्दी और नीला के लिए लाजवर्द और काला के लिए कालिख। काला के लिए क्या करते थे, कालिख का प्रयोग करते थे। ठीक है, नीला के लिए लाजवर्द, लाजवर्द पत्थर होता है तो उससे लाजवर्द से निकालते थे। इस चित्रकला शैली में, अब इसका हम लास्ट विशेषता बताए थे विविधता। तो इसमें विविधता क्या है कि यह पुरुषों की चित्रकला शैली एक लिख लीजिए वो भी है, और तरह तरह की चीज़ बनती थी, इसलिए इसको विविधता कहते हैं। तरह तरह का, यानी कि एक सब्जेक्ट पे फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट इसका चेंज होते रहता था। तो एक इसकी खासियत है पुरुषों की चित्रकला शैली, और दूसरा है डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, हाँ हाँ। अब इसमें क्या है कि कुछ इसके प्रमुख चित्रकारों के नाम लिख लीजिए। 18वीं सदी में जो सबसे प्रमुख चित्रकार रहे पटना कलम के, उनका नाम है सेवक राम। क्या नाम है, सेवक राम। 18वीं सदी में सबसे प्रमुख चित्रकार का नाम है सेवक राम। 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ अभिषेक, 8 खत्म। 18वीं सदी मतलब 1701 से शुरू और 1799 से पहले। उसमें थे एकमात्र और लेकिन महत्वपूर्ण सेवक राम। 19वीं सदी में यानी 1801 से शुरू और 1900 तक जाने वाले में 5 नए नाम हैं। 5 नए नाम क्या हैं, हुलास लाल, लिखिए हुलास लाल, महादेव लाल, हुलास लाल, महादेव लाल, शिव दयाल और यमुना प्रसाद। ठीक है, और 20वीं सदी में यानी 1901 के बाद यानी 20वीं सदी में राधा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद। राधा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, तब यदि पूछेगा कि सेवक राम के बारे में मान लीजिए कुछ लिखना होगा तो लिख दीजिए कि पहले प्रारंभिक चित्रकार थे। क्या लिखेंगे, इस चित्र शैली के प्रारंभिक चित्रकार कौन थे, सेवक राम। ठीक है, होली दिवाली का प्रयोग करने वाले कौन थे, तो हुलास। हुलास में भी होली और होली दिवाली का प्रयोग करते थे, याद रहेगा। हुलास क्या करते थे, होली और दिवाली का प्रयोग करते थे। ठीक है, हाँ। महादेव लाल क्या करते थे, तो रागिनी गंधारी का चित्र बनाते थे जिसमें नायिका के विरह का वर्णन होता था। ठीक है, महादेव लाल नायिका के विरह का मार्मिक चित्रण, यानी कि विरह यानी बिलगाव, पिछोह। ठीक है, महादेव लाल। और माधव लाल ने क्या किया, बीना बजाती बिरहिणी का, मतलब कि एक
नायिका है जो विरह में है और वीणा बजा रही है, उसका जिक्र किसने किया? तो माधवलाल ने। तो माधव वीणा आपको याद ही होगा, इसको जोड़ सकते हैं, इनका सबका कुछ कुछ खासियत आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यमुना प्रसाद, यमुना प्रसाद ने बेगमों में शराबखोरी, यानी जो बेगम मतलब रानी पटरानी जो होती थी, इनको बेगम कहते थे, तो वो लोग शराब पीती थी, उसका जिक्र किया है इन्होंने। क्या नाम है? यमुना। तो गंगा यमुना वाला हिसाब से याद रखिएगा कि बेगम का। और जो 20वीं सदी के दो हैं, राधा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद। हाँ, शिव दयाल ने मुस्लिम निकाह, मुस्लिम निकाह, शिव दयाल ने मुस्लिम विवाह या मुस्लिम निकाह का जिक्र किया है। मुस्लिम विवाह और मुस्लिम निकाह का प्रयोग किसने किया है? शिव दयाल ने, शिव दयाल ने, ठीक है। और राधा मोहन बाबू जिनका नाम लिया, इनको मतलब चूँकि ये लेटेस्ट हैं, इधर 20वीं सदी के हैं राधा मोहन बाबू, तो पटना कलम का इनको बहुत ही व्यापक नॉलेज था, पारखी आदमी थे पटना कलम के। और इनको जो पटना कलम के विकास के लिए आगे कुछ विद्यालय बनाने में इन्होंने सहयोग किया, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि पटना कला महाविद्यालय के ये संस्थापक थे। पटना कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? राधा मोहन बाबू। और ईश्वरी प्रसाद लास्ट हैं। ईश्वरी प्रसाद इस शैली के अंतिम दौर के कलाकार हैं, मतलब आखिरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आखिरी दौर के कलाकार जरूर हैं, ठीक है। इनका निवास स्थान कलकत्ता था, तो कलकत्ता में होने के चलते, इनका निवास स्थान कलकत्ता था, तो कलकत्ता में भी पटना कलम के विकास का श्रेय इनको मिलता है। इनका निवास स्थान कहाँ था? ठीक है, इनका निवास स्थान कलकत्ता था, तो कलकत्ता में इस कला के विकास का श्रेय किसको मिलता है? ईश्वरी प्रसाद को। अब आखिरी सेगमेंट है, आखिरी सेगमेंट है क्या? पतन के कारण। कोई भी कला जब विकास होती है तो कहीं ना कहीं उसका पतन होता है। 200 से ऊपर साल तक रहना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी कला का, वो भी क्षेत्रीयता का तत्व और ब्रिटिश तत्व लेके। तो इसमें जो इनका जो ये हुआ पतन हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वही कारण जो इनके शुरुआत के समय रहा होगा, क्या? आश्रयदाता का अभाव, ठीक है, कलाकारों की आश्रयहीनता। और जब पैसा नहीं मिलेगा तो कलाकार क्या करेगा? दूसरे व्यवसाय की ओर मुड़ जाएगा। तो लिखिए, कलाकारों का दूसरे व्यवसायों में संलिप्त होना, कि ये आश्रयहीनता और दूसरे व्यवसाय की ओर मुड़ना, ठीक है। राजनीतिक उथल पुथल, चूँकि यह दौर क्या था? भारत आज़ाद हो रहा है, भारत में युद्ध हो गया, एक 48 में ही युद्ध हो गया, एक 65-62 में हो गया, फिर 65 में। तो ये वो दौर था कि 3-3 युद्ध में अब कोई कला करेगा कि भोजन करेगा, ठीक है। तीसरा है वैज्ञानिक आविष्कार। जिस चित्र को आप बहुत मेहनत से कागज़ पे, अबरक पे बना रहे हैं, अब नए नए प्रिंटिंग प्रेस आ गए, वो छाप देता था, ठीक है। ऐसे ऐसे कैमरा आ गए जो चित्र उससे बेहतर खींच सकता था। तो आधुनिक जो चीज़ें आई, उसने कला को प्रभावित किया। आप देखते हैं, आप खूब सुंदर चित्र आप बनाते हैं बैठ के, नहीं, अब तो बने बनाए चित्र में केवल रंग भरने के लिए आता है। इंटरनेट पर ऐसा ऐसा स्लाइड मौजूद है कि आप उससे बेहतर क्या बनाइएगा। तो आधुनिकता का विकास कला को ह्रास करता है। हम लोग वैसे भी यूपीएससी के एक बार मेंस दे रहे थे, तो उसमें निबंध आया था कि सभ्यता के विकास से संस्कृति का ह्रास होता है। इसको हम निबंध जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इस पर कैसे लिखा है। संस्कृति क्या होता है? संस्कृति में कुछ स्थानीय तत्व होते हैं जो उस संस्कृति का संरक्षण करते हैं। सीएम जोड ने कहा था कि आर्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज कल्चर। कल्चर का परिभाषा क्या है? आर्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज कल्चर। तो सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? बताइए आप लोग को, व्हाट इज सिविलाइजेशन? सभ्यता जो है ना, सभ्यता में ध्यान रखिएगा, किसी भी संस्कृति का भौतिक जो उदान होता है उसको सभ्यता कहते हैं। यानी मटेरियल एक्सप्रेशन ऑफ एनी कल्चर इज सिविलाइजेशन। इसका परिभाषा क्या है?
मटेरियल यानी भौतिक, एक्सप्रेशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन इज कल्चर। किसी भी संस्कृति का भौतिक अभिव्यक्ति को सभ्यता कहते हैं। जैसे जब सभ्यता हो जाएगी तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए आप सब लोग एक ही तरह का टी शर्ट पहन लिए, तो ये सभ्य तो हो गया कि टी शर्ट पहन लिए, किसका, एडिडास का। लेकिन अब कोई धोती पहना है, कोई चप्पल पहना है, कोई मुरेठा बांधे हुए है, कोई पगड़ी पहना है, यह संस्कृति है। लेकिन सबका एक ही डेनिम का जीन्स हो गया, यह सभ्यता है। तो संस्कृति में आप भेद कर सकते हैं, सभ्यता में सब बराबर हो जाता है। तो जैसे सभ्यता आएगा वो संस्कृति को कमज़ोर कर देगा, है कि नहीं। एक ही तरह का सब कुछ हो जाएगा तो वो सभ्यता है। सड़कों का बनना, मान लीजिए कहीं पे पगडंडी बनी है, कहीं कुछ बना, सड़कों का बनना, बिल्डिंगों का बनना, ये सब सभ्यता का विकास है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं संस्कृति का ह्रास होता है कि नहीं होता है। स्थानीय संस्कृति में लोग कैसे कैसे भी अपने हिसाब से रह रहे हैं, वहाँ जाके मिटा के और आपने हाई राइज बिल्डिंग बना दिया, तो क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ लेकिन संस्कृति का ह्रास हुआ। तो ये कोटेशन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं क्या जैसे कि वैज्ञानिक आविष्कार से एक लाइन लिख सकते हैं कि जैसे सभी जानते हैं कि सभ्यता के विकास से संस्कृति का ह्रास होता है, तो 20वीं सदी के मध्य में सभ्यता का विकास हुआ और इससे संस्कृति का ह्रास हुआ। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस, कैमरा आदि उसमें सहायक रहे। इंटरनेट का विकास और ज़्यादा उसमें कर देगा। कुल मिलाकर पटना कलम की जो चित्रशैली है, पूरे भारत के इसको उपसंहार आप लिख दीजिएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। जितना बात हमने बताया उसको आधार मान के एक सवाल लिखिए। सवाल लिख लीजिएगा आप लोग भी, निशांत, मिथुन और रंजन, आप लोग भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका आंसर व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, ये 600 वर्ड में आपको लिखना है। सवाल है, पटना कलम की प्रमुख विशेषताएं बतलाते हुए इसके विषय वस्तु को विस्तार से समझाएं। यानी क्या करना है, सारी विशेषता को बताना है लेकिन विषय वस्तु को डिटेल समझाना है। एक सवाल यह है, और उसी में टेल में जोड़ दीजिए कि जो विषय वस्तु को विस्तार से समझाएं, और इसके टेल में जोड़ दीजिए, मतलब एक दूसरे सवाल में लिखना चाहेंगे कि इसके पतन के कारणों की चर्चा करें। पटना शैली की विशेषता बताते हुए इसके उत्थान और पतन के कारणों की चर्चा करें। देखिएगा कि दोनों का कारण लगभग एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक सवाल जो कि हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, इस बार पूछा है तो अगली बार नहीं पूछेगा, अगली बार यदि पूछ देगा तो अगली बार नहीं पूछेगा। तो एक बार आएगा तो अल्टरनेट में एक गेस रहता है। पटना कलम, पाल कला और मौर्य कला, ये 3 कला को तैयार कर लीजिए, आपका एक सवाल पक्का है। मौर्य कला और पाल कला का यह पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको तीनों पढ़ना है। ठीक है ना, यह चूंकि पहली बार हो रहा है तो आपको ठीक है। निशांत मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। हाँ, थोड़ा अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम विनोद कुमार निशांत हुआ और मैं अभी दिल्ली में एक मिनट। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? जी सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो दिल्ली में अभी हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और जो पटना कलम आपने पढ़ा, और कल जो वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप आंसर लिखिएगा। इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब आंसर लिखिएगा और उसको व्हाट्सएप कीजिएगा। उसमें जो भी टेक्निकल एरर होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। रंजन और बाकी कौन और सुन रहे हैं हमारी बात को? मिथुन, अपने बारे में ज़रा परिचय दीजिए। यस सर। बताइए, आपका किस विषय से है ऑडिटर का एग्ज़ाम? तो हम बात करेंगे आपसे अलग से। ठीक है, चलिए, तो हम अभी आप साइन आउट करते हैं और आपसे फ़ोन पे बात करके कल फिर 3 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। और रोज़ हमने, चूँकि शुरू में आप लोग क्लास में नहीं थे, कम से कम 20 पेज आपको रोज़ लिखना है और 35 मिनट स्टैट्स बनाना है। ये दोनों चीज़ आपको करना है। ठीक है ना। आज से इसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है,
आई एम लिविंग फॉर द डे है। समय का इंतज़ार मत कीजिए, अपने हिसाब से समय को मोल्ड कीजिए, क्योंकि परिस्थिति मौका देती है, हम पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए पहले क्लास में मैंने बॉडी लैंग्वेज से बात की थी। आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए। आपको देखिए, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। इसमें थोड़ा सा बताते रहिएगा। हम आपको कल हम क्लास ले रहे थे तो हम गलत होंगे तो बताइएगा। हमने 2-3 बार मार्क किया कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो ये फिर प्रॉपर तरीके से बैठे नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज पर। क्योंकि आप जा रहे हैं इतने प्रतिष्ठित परीक्षा में अधिकारी बनने के लिए, है कि नहीं। वो भी कहाँ, सबसे बड़ा नियंत्रण अर्थ से किया जाता है। घर में सब लोग उस व्यक्ति का बात ज़्यादा मानते कि नहीं जो कमाऊ होता है। दादाजी का यदि पेंशन आ रहा है तो सब लोग दादाजी का बात मान रहे हैं, खराब हो बात अच्छा लग रहा है, हैं? लेकिन वही एक खूब टैलेंटेड आदमी हो, खूब बढ़िया हो, लेकिन यदि आर्थिक तौर पर वो अनुपयोगी है तो उसके बात का कोई महत्व नहीं है। बोलते रह गए, कुछ कर तो ना पहले। 66% जीएस और 33% आपके सब्जेक्ट का महत्व है, तो 66% को कमज़ोर मत समझिए, इसको कीजिए। इसमें 72 नंबर का जो स्टैट्स है वह 72 में 72 हमारे क्लास के हर बच्चे को आता है। आप यहाँ आइएगा, देखिएगा, कुछ स्टूडेंट हमने कुछ का लगाया है, ऐसे 200 से ऊपर लोग क्वालिफाइड हैं ऐसे। तो ये सब वो लोग हैं कि 30 में 27 क्वालिफाई किए थे बीपीएससी। जो 3 बच गए थे वो अगली बार में कर गया, यानी 100%, कोई खाली नहीं जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो करना है, और उसके लिए अभी से लेके यदि आप लगातार लगे हैं तो ये बहुत अच्छा संजोग है कि बीपीएससी का जो मुख्य एग्ज़ाम होगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये दोनों एक दूसरे का रिहर्सल जैसा हो जाएगा। इस परीक्षा को देंगे, फिर अगली परीक्षा के लिए आप तुरंत हो जाएंगे। सीडीपीओ यदि भरे होंगे तो वो भी आ जाएगा। आपके अंदर क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हमको तीनों निकालना है, और इनके अंदर क्या प्रवृत्ति कि मनाएं कि आप लोग का निकल जाके फिर आगे ही लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, और कभी नहीं, आप अकेले पढ़ना, आपको हमेशा अकेले बंद कमरे में पढ़ें, उसकी प्रवृत्ति डालिए। आपके लिए रात में 1 बजे तक और सुबह 6 बजे के बाद हम उपलब्ध हैं। 5 घंटे तो हमको भी कम से कम चाहिए, ठीक है। और यह एक युद्ध है जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं, और इसमें आपको एक कहानी सुना देना छोटा सा। एक बार क्या हुआ कि चीन की एक जनजाति यीली नदी के किनारे एक टापू पे गई आक्रमण करने के लिए, और उस आक्रमण में उसने क्या किया कि जाते के साथ, जैसे कि 500 लोग गए और सबने अपना नाव जला दिया। नदी पार करके टापू पे जाना है, तो टापू पे जाते ही उस पर कब्जा करना है, तो उसने क्या किया कि अपना नाव जला दिया। नाव जलाने से क्या हुआ कि जो जनजाति टापू पे रह रही थी वो सोची कि या तो ये लोग अब मरेगा, क्योंकि इसका तो नाव जाने का ख़त्म हो गया है। ये लोग सोचा कि हम नाव जला के जब जाएंगे तो या तो जीतेंगे, और हार जाएंगे तो आने का मतलब क्या है, यानी जब तक मरेंगे नहीं तब तक मारेंगे। ऐसा कफन बांध के यदि कोई जाए तो अगला तो ऐसे ही आधा हो जाएगा कि सब तो नाव जला दिया, वो लोग जिंदा रह जाएंगे तो पेड़ काट के नाव बनाएंगे, फिर कहीं जाएंगे। पहले जीतना है। तो आप लोग भी जहाँ से भी आए हैं, जैसे भी कर रहे हैं, पीछे का सारा नाव जला दीजिए, केवल आगे देखिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं।